औरंगाबाद में आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सभा हो रही है। लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा तक का जो विवाद है वो अब औरंगाबाद आ पहुंचा है और यहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आज औरंगाबाद में राज ठाकरे क्या कहेंगे। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील हमारे साथ है, जो औरंगाबाद से सांसद है। सर, एक तो शिवसेना का ये गढ़ माना जाता था, 2019 में आपने जब से चुनाव जीता शिवसेना की ताकत कम हुई है, ऐसा एक एनालिसिस किया जा रहा है कि इसलिए भी राज ठाकरे यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। आपका क्या कहना है, इस सभा को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये शिवसेना ये दावा करती थी कि ये हमारा गढ़ है करके, और ये गढ़ की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आज भी 8-8 दिन के बाद लोगों को पानी पीने के लिए मिलता है करके। जो सरकारें हुकूमत में थी इतने सालों तक और जिसे अपना गढ़ मानते थे, तो उसकी हालत ऐसी अगर है तो आप सोच लीजिएगा कि उनके दूसरे शहरों की हालत क्या रहेगी करके। उसमें आज दूसरे राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि ये एक खुला मैदान है और यहाँ पर हम अपनी फसल उगा सकते हैं करके, और उसी के तहत आज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसकी एक कोशिश है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब औरंगाबाद बदल चुका है। अब ये किसी का गढ़ नहीं है, ये औरंगाबाद की जनता जो है वो उन्हीं का गढ़ है, और उसमें यहाँ पर जितने भी धर्म और मजहब के लोग रहते हैं वो अब इस शहर को आगे लेकर जाने वाले हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति का क्या फ़ायदा होता है करके, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये आएंगे, भाषण देंगे और भाषण देकर चले जाएंगे उसके अंदर, लेकिन शहर के मुद्दों के बारे में अगर बात करेंगे तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे, चाहे वो हमारे कट्टर विरोधी क्यों ना हो। अगर आज किसी स्टेज के ऊपर ये खड़े रहकर ये करेंगे कि हम सब मिलकर है तो औरंगाबाद में हर रोज़ पानी कैसा मिल सकता है लोगों को, जो आज गरीब लोगों को जिनके घरों को तोड़कर बेघर किया जा रहा है, उनके लिए अगर हम आवाज़ उठाएं, उनके लिए अगर हम लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे पूरी तरीके से। हम कोई राजनीति इसके अंदर नहीं लेकर आएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जो रैली हो रही है वो 3 तारीख के अल्टीमेटम के पहले हो रही है। जो उन्होंने मुद्दा उपस्थित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है कि आप मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे उसको निकाले, उसको आप कैसे देखते हो? और कल अगर कोई भी अगर सड़क चलता हुआ आएगा और ये कहेगा कि अब मैं ये सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूँ ये करे करके, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये लोकशाही है, ये यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई हुक्मशाही नहीं है, कोई राजा महाराजा की हुकूमत नहीं चलती है कि राजा ने बोल दिया कि ये फरमान है मेरा और पूरी जनता उसको माने करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी है उसमें। यहाँ पर न्याय प्रणाली है, यहाँ पर अदालतें हैं, यहाँ पर पुलिस है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, ये अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करेगी। अदालत ने फैसला देने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी। रोका था, रोका किसने था मुझे ये बताइए। यही शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी थी, आज केंद्र के अंदर भी है। ये सब होने के बावजूद किसने रोका है? मुझे बताइएगा कि कौन सा मुसलमान सड़क के ऊपर आया और ये कहा कि साहब नहीं, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं करके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आपका काम था इम्प्लीमेंट करना, आपने नहीं करे तो अब हमारे ऊपर ठिकड़ा फोड़ रहे हैं आप उसमें। आप जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदर का हम पालन करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके अंदर अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? कोई सड़क चलता आदमी आकर बोलेगा कि आप ये करो नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। सवाल वही है कि योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कर रही है, वहां की सरकार ने, यहाँ की सरकार से सवाल पूछे जाते तो केंद्र की तरफ ये सवाल सरकार से करिएगा। ये सरकार है तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से करिएगा, प्रशासन से करिएगा, पुलिस से करिएगा कि साहब एक फरमान आया था सुप्रीम कोर्ट से, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील ने रुकाया था करके, तो बताइए कि इम्तियाज जलील ने कब रुकाया था करके। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे को ज़बरदस्ती का बहू बनाया जाता है। हमारे नाम के ऊपर, हमारे कंधे के ऊपर चढ़कर है तो लोग बहुत बड़े होने की कोशिश करते हैं करके, लेकिन अब हमको पता चल गया है कि इनको कैसा झटक के नीचे गिराना है। एक आप लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं कि राज ठाकरे इतने कड़वे हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, औरंगाबाद में आ रहे हैं, लेकिन एमआईएम जिस तरह से उनका विरोध करना चाहिए, मुख्य तौर पर धारा 144 प्रशासन लगाता है और यहाँ परमिशन भी दे दी जाती है, माहौल बिगड़ने का आरोप लग रहा है, उस पर एमआईएम चुप क्यों? हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारे शहर के, हमारे ज़िले के अंदर अमन बरकरार रहे करके। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईद के टाइम वक्त में जब हमारी माएँ बहनें, इतने सारे लोग बुजुर्ग हैं तो आज मार्केट के अंदर जा रहे हैं कारोबार के लिए, जो दुकानदार पिछले 2 सालों से अपना कारोबार नहीं कर सका था कोरोना की वजह से, आज वो दुकान के अंदर माल भर कर रखा हुआ है, उसके अंदर एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है कि साहब आप कुछ होगा तब कुछ होगा करके। तो हमने उनसे ये कहा है करके कि आपकी शरारतें हमको समझ में आ रही है और मैं इस पार्टी को जिम्मेदार नहीं दे रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिनके पास ये मंत्रालय है
उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये कहना था कि ईद के वक्त में आपको यहाँ पर आकर ये शरारत करने की क्यों ज़रूरत है, आपने जाइए ईद के बाद करिएगा, 5 तारीख को करिए, 7 तारीख को करिएगा उसमें। लेकिन हमको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमज़ोर हो, तो उसके बाद है तो फिर अपने आप धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे करके। तो इसमें जो घटिया राजनीति खेली जा रही है उसमें इस शहर के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम यहाँ की आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि किसी से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आज मार्केट के अंदर खड़े रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे शहर के अंदर कोई गलत काम नहीं होगा। शुक्रिया बात करने को। कुल मिलाकर इम्तियाज़ जलील ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना जो है वो शहर में ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अपनी तरफ से निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी थी कि जब शहर में ईद जैसा त्यौहार था, धारा 144 लागू थी, ऐसे में राज ठाकरे की रैली को इजाज़त क्यों दी गई। कैमरा पर्सन अजीत के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़ औरंगाबाद।